नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग भाग 3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको आवश्यक लगे तो इस वीडियो को अपने परिचित मित्रों के पास भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल किया था और ट्रिक से याद भी किया था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन भारतवर्ष है, यह किसकी पंक्ति है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामनेश त्रिपाठी की, विकल्प बी आधार सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी की, या फिर विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 51 आपके स्क्रीन पर है कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन भारतवर्ष है। इसका उत्तर आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आज बिल्कुल आप लोगों की जो शुरुआत है बिल्कुल सही प्रश्न से होनी चाहिए और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर बिल्कुल विकल्प डी को लॉक किया जाए, मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। कह रहे कि संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, जिसका नाम भारतवर्ष है, मैं उस देश में रहता हूँ। तो मैं फॉर मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और इस क्लू से अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा और परीक्षा हो या कहीं भी हो, कभी भी हो, फिर भूलेगा नहीं, है ना। तो इस लाइन को ऐसे ही आप दिमाग में बैठाइएगा कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ना, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन भारतवर्ष है। तो वह बात संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में कौन, जिसमें मैं रहता हूँ। संपूर्ण देशों से जिसका अधिक उत्कर्ष है उस भारतवर्ष में मैं रहता हूँ। मैं फॉर मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 51 का विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त को आप हमेशा के लिए बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 52 है कि गांधी गौरव किसकी कृति है। विकल्प ये कह रहे हैं कि नाथूराम शर्मा की, विकल्प बी सियाराम शरण गुप्त की, विकल्प सी गोकुल चंद्र शर्मा, या फिर विकल्प डी हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 52 आपके स्क्रीन पर। प्यारा सा प्रश्न और आप सभी का जवाब बिल्कुल आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, गोकुल चंद शर्मा इज राइट आंसर। गा से गौरव, गा से गांधी, गा से गोकुल चंद। तो गा को मिला दीजिएगा और इस प्रश्न का आसान सा जवाब छाप लीजिएगा। तो गांधी गौरव, गोकुल चंद शर्मा, गा से गांधी, गा से गौरव, गा से गोकुल, ठीक है, ऐसे बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 53 है कि गंध विहीन फूल है जैसे, जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, यह पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त की, विकल्प बी रामनेश त्रिपाठी की, विकल्प सी हरिऔध की, या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी की। तो प्रश्न संख्या 53 बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और सिंपल सा जवाब आप सबको देना है और आपका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 53 का विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामनेश त्रिपाठी इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, जैसे गंध विहीन फूल है, जैसे चंद्रिका विहीन, है ना, चंद्र है, मनुष्य प्रेम विहीन है, उसी तरह से कौन, बोले राम नरेश भी हैं, है ना। तो रामनेश त्रिपाठी भी हैं। कैसे, जैसे गंध के विहीन फूल, चंद्र के विहीन, बिल्कुल चंद्र चंद्रिका के हीन हो और मनुष्य प्रेम के हीन हो, वैसे राम नरेश त्रिपाठी हैं। वैसे राम नरेश भी हीन हैं। किसके हीन, ध्यान में रखिएगा, जो नरेश होता है, राम का नरेश, है ना, अगर राज उसके पास ना हो तो व्यक्ति हीन हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नरेश भी हीन है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कौन हीन है, जैसे गंध विहीन पुष्प और चंद्र विहीन चंद्रिका है, वैसे राम नरेश भी हैं। राम के बिना व्यक्ति क्या है, हीन है, ये ध्यान में रखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश के बिना हीन है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कौन, बोले जीवन। तो ध्यान में रखिएगा, जीवन क्या है, राम नरेश के बिना हीन है। इसे कुछ क्लू बना लीजिएगा और इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो राम नरेश का मतलब है रामनेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है, ठीक है। चलिए,
संख्या 54 है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु पर कविता हो सकती है, यानी कि बहुत बड़ा इनका देखेंगे कथन है और उस कथन में ढेर सारी चीज़ों का जिक्र इन्होंने किया है। तो ये प्रश्न चूंकि परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने बिल्कुल आज की प्रश्नावली में शामिल किया है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु पर कविता हो सकती है, पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामनेत्र त्रिपाठी का, विकल्प बी हरिऔध का, विकल्प सी श्रीधर पाठक या फिर विकल्प डी मैथिलीशरण गुप्त का है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जो पशु हैं सब पर कविता हो सकती है, ये कथन किसका है, ये उक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, मैथिलीशरण गुप्त इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु पर मैं कविता कर सकता हूँ, मैं फॉर मैथिलीशरण गुप्त इज राइट आंसर। ये ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पर देखिएगा मैं को तुरंत आप दिमाग में रखिएगा मैथिलीशरण, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु तक मैं कविता कर सकता हूँ, मैं कविता कर सकता हूँ, तो मैं फॉर मैथिलीशरण गुप्त और चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु पर कविता हो सकती है, ऐसा कुछ इनका कथन है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 है कि दिवस का अवसान था, गगन कुछ लोहित हो चला था, तरु शिखा पर थी राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा, पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामनेत्र त्रिपाठी की है, विकल्प बी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की, विकल्प सी हरिऔध की या फिर विकल्प डी मैथिलीशरण गुप्त की। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 55 आपके स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में है कि दिवस का अवसान था, गगन कुछ लोहित हो चला था, तभी क्या हो गया, तभी बिल्कुल हरिऔध का है ना जो प्रिय है वो आ गया। तो ध्यान में रखिएगा, तभी प्रिय का प्रवास हो गया, दिवस का अवसान था, गगन लोहित हो चला था, तभी किसका, बोले प्रिय का प्रवास हो गया, यानी कि प्रिय प्रवास से पंक्ति ली गई है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तो ऐसे दिमाग में छप लीजिएगा कि दिवस का अवसान था, गगन कुछ हो लोहित चला था, तभी प्रिय का प्रवास हो गया। तो प्रिय प्रवास 1914 में है ना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई कृति है। तो ध्यान में रखिएगा उसी कृति से पंक्ति है ना। संभवतः इसी पंक्ति से शुरुआत होता है प्रिय प्रवास का, ये ध्यान में रखिएगा। संभवतः क्या बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 55 को बिल्कुल विकल्प सी हरिऔध इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित राजा रवि वर्मा और बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्र पर किन कवियों ने कविताएं लिखी हैं। विकल्प एक है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा, विकल्प बी नाथूराम शर्मा शंकर ने लिखा, विकल्प सी राय देवी पूर्ण ने लिखा या फिर विकल्प डी है उपयुक्त सभी ने लिखा है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 56 का विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर बिल्कुल एकदम सही जवाब है। तो निश्चित रूप से जो भाई बहन प्रश्न संख्या 56 के विकल्प डी का चयन किए हैं, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं चयन किया वो महाबधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज के बाद आप सबका प्रश्न गलत नहीं होगा। और लगातार मेरे द्वारा प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी कराई जाती है और प्रत्येक रविवार को टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्न जो है मेरे द्वारा कराया जाता है। तो आप सब भाई बहन बिल्कुल प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे जरूर जुड़ें, अपनी तैयारी को जांचें परखें और मजबूत करें, और मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी आप सबके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा, और धीरे धीरे लाइव भी हम लोग आएंगे और लगातार बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे। किसी भी दिन कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी एक क्लास में समय निकाल कर ज़रूर बिल्कुल अपलोड करता हूं। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी अधिक से अधिक लोग जुड़िए, है ना, इसको शेयर भी करिए और अपने परिवार की संख्या बढ़ाइए, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबका जो जवाब रहा विकल्प डी उपयुक्त सभी, कैसे दिमाग में रखेंगे, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि मैना राम का है ना। तो बिल्कुल राम के मैना का जो है चित्र बनाया गया, राम के मैना, तो रा से आप करेंगे राय देवी, माँ से महावीर प्रसाद द्विवेदी, और मैना मैथिलीशरण गुप्त और नाथूराम। तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा कि राम के मैना का चित्र बनाया था, है ना, राम के मैना। तो रा फॉर राय देवी पूर्ण, माँ फॉर महावीर प्रसाद देवी, और मैं फॉर मैथिली, और ना फॉर नाथूराम शर्मा। तो मैना जो राम का मैना था उसी का चित्र बनाया था। ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा और प्रश्न संख्या 56 के विकल्प डी को आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 57 है कि द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कवि हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा है, विकल्प भी ईश्वरी प्रसाद शर्मा है,
विकल्प सी जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो ऐसे प्रश्न जहाँ पर उपयुक्त सभी होते हैं, आई थिंक ज़्यादातर भाई बहनों का रुझान उसी पर जाता है और सही भी होता है। और आप सबका भी जवाब सही आया कि सर प्रश्न संख्या 57 के विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो ना द्विवेदी ऐसा जिसमें द्विवेद है, तो द्विवेद वाले युग में कौन कौन व्यंग्यकार हैं? एक तो बाल मुकुंद जिसकी बुद्धि कुंद है, तो कुंद मुक्ति वाला व्यक्ति क्या है? व्यंग करता है। दूसरा जो अपने को नाथु मानता है वो भी व्यंग करता है। तीसरा जो ईश्वर मानता है वो भी व्यंग करता है। और चौथा जो अपने को जगन्नाथ मानता है तो वो भी क्या करता है? व्यंग करता है। तो कहने का आशा है कि द्विवेदी युग में जो व्यंग्यकार हैं, यानी कि द्विवेद वाले युग में कौन व्यंग करता है? बोले सर जिसकी बुद्धि कुंद है, तो बुद्धि कुंद को हम बाल मुकुंद कहते हैं। एक तो बाल मुकुंद व्यंग करेंगे, दूसरा जो अपने को नाथु मानता है, नाथ मानता है तो नाथु व्यंग करेंगे, तीसरा जो अपने को ईश्वर मानता है ईश्वरी प्रसाद, और जो अपने को जगन्नाथ मानता है वो व्यंग करेगा। तो कहने का आशा ये 4 प्रमुख व्यंग्यकार हैं जो कि द्विवेदी युग के है ना व्यंग्यकारों में इनकी गिनती की जाती है। तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि भड़क भुला दो भूतकाल की साजिए वर्तमान के साज, फैशन के फेर इंडिया भर के गोरे गार्ड बनो ब्रजराज, किसकी पंक्ति है? विकल्प ए कह रहे गया प्रसाद शुक्ल की पंक्ति है, विकल्प बी नाथुराम शर्मा शंकर की पंक्ति है, विकल्प सी रामनेत्र त्रिपाठी की, या फिर विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त की। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 58 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आपका जवाब धीरे धीरे आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, नहीं तो ये प्रश्न बिल्कुल आप सबसे गलत हो जाएगा। कि भड़क भुला दो भूतकाल की साजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गार्ड बनो ब्रजराज, बिल्कुल है ना। भड़क भुला दो भूतकाल की, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नाथुराम शर्मा शंकर इज राइट आंसर, है ना। भड़क भुला दो, हे नाथ क्या करो? बोले भड़क भुला दो भूतकाल की, हे नाथ भड़क भुला दो, नाथ फॉर नाथु, हे नाथ भड़क भुला दो भूतकाल की साजिए वर्तमान के साज, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा ही कि हे नाथ भड़क भुला दो। तो नाथ फॉर नाथुराम शर्मा शंकर की ये पंक्ति है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि मौर्य विजय खंड काव्य किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त का है, विकल्प बी सियाराम शरण गुप्त का है, विकल्प सी रामनेत्र त्रिपाठी, या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो प्रश्न संख्या 59 प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब बिल्कुल आना चाहिए, सही दिशा में आना चाहिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर मौर्य विजय कौन? विकल्प बी सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। जब मौर्य की विजय होती है तो मौर्य की विजय पर सियाराम शरण की जय, मौर्य विजय सियाराम शरण की जय, मौर्य विजय पर सियाराम शरण की जय, यानी कि मौर्य विजय खंड का सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है। और ये सियाराम शरण गुप्त को आप देख रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो मौर्य विजय जब होती है ना तो सियाराम शरण की जय होती है, जय, ठीक है, ऐसे क्लू बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 60 है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक है, क्या है? विकल्प कह रहे कि खंड काव्य है, विकल्प बी प्रबंध मुक्तक काव्य है, विकल्प सी मुक्तक, या विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 60 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, प्रबंध मुक्तक काव्य इज राइट आंसर। उद्धव प्रबंध हो गए मुक्त होकर, प्रबंध से मुक्त हो गए। कौन? उद्धव जब आते हैं प्रबंध करने के लिए ना तो गोपिकाओं के ज्ञान के आगे वो ठगे से रह जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? प्रबंध से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रबंध मुक्तक का भी राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न 61 है कि कवि एवं छंद के विषय में असंगत कथन है। विकल्प कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त का हरिगीत का छंद है, विकल्प बी हरिऔध का वैदिक छंद है, विकल्प सी नाथुराम शर्मा का कुंडलिया छंद है, और विकल्प डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उर्दू और ब्रह्म है। तो ध्यान में रखिएगा कि उर्दू और ब्रह्म है ना। इनमें एक असंगत है, 3 सही है और एक असंगत है। तो जो असंगत है उसका जवाब आपको देना है। और प्रश्न संख्या 61 आप सबके जवाब में बिल्कुल आपके स्क्रीन पर आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है प्रश्न संख्या 61। और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। नाथुराम शर्मा कुंडलिया के लिए नहीं बल्कि कवित्त के लिए जाने जाते हैं। तो कवित्त किसके लिए? बोले सर नाथ के लिए, नाथ कवित्त कीना, है ना। यानी कि नाथुराम शर्मा के लिए कवित्त है। और कुंडलिया तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है ना, यानी कि उनका छंद है, उनका प्रिय छंद है, आप ध्यान में रखिएगा। तो राय देवी पूर्ण का कुंडलिया कौन लिया? बोले राय से लिया,
राय देवी पूर्ण ने कुंडलिया लिया। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। और नाथ तो कवित्व करता है, तो नाथ फार नाथू का कवित्व हो गया। मैथिली की शरण में कौन? बोले हरि गीत गाते हैं मैथिली की शरण में। ठीक है। अयोध्या हरिओद तो वैणिक है, हरिओद वैणिक है। और गया प्रसाद शुक्ल की बात मत करिए, उर्दू और ब्रह्मो है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 61 है इसका सही जवाब आपने कर लिया होगा कि नाथूराम शर्मा कुंडलिया नहीं बल्कि कवित्व छंद इनको पसंद था या प्रिय था, इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 62 है कि बंदनी वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बंधुता में बधे परस्परता के अज्ञानी हो। पंक्ति किसकी है? विकल्प ए कह रहे कि मतिशरण गुप्त की है, विकल्प बी रामनेत्र त्रिपाठी की, विकल्प सी श्रीधर पाठक, या फिर विकल्प डी है सत्यनारायण कवि रत्न की। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 62 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और आप सभी का जवाब भी आ गया कि प्यारा प्यारा सर विकल्प सी को लाग किया जाए, है ना। बंदनी उस देश के देशी निज अभिमानी हो, है ना। उस देश के लोग बंदनी हैं जहाँ के लोग क्या हों? पाठक हों, अच्छे पढ़ने वाले हों। ये ध्यान में रखिएगा कि बंदनी उस देश के लोग हैं, उनकी वंदना है जो पाठक होते हैं। पाठक बैठा लीजिएगा, पाठक फार श्रीधर पाठक यानी कि पढ़ने वाले लोग हैं। और आप सब में से जो भी भाई बहन लगातार मेरे साथ जुड़ते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सब भी मेरे लिए वंदनीय हो, आदरणीय हो, माननीय हो और बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के पात्र हो कि आप लोग प्रत्येक दिन जुड़ करके मेरा मनोबल बढ़ा रहे हो, जिसके लिए मैं आप सबके लिए इतना कुछ कर पा रहा हूँ। और व्यक्ति कुछ नहीं होता है बल्कि उसके अंदर जो आप लोगों की ऊर्जा है, आप लोगों का मोटिवेशन है, यही बहुत कुछ करने के लिए मजबूर करता है और करवाता है, जिसके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 62 का उत्तर आप सबका सही आ गया कि बंदनी कौन है? बोले वही बंदनी है जो पाठक है। पाठक फार श्रीधर पाठक इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही, किसकी पंक्ति है? विकल्प ये कहते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी की है, विकल्प बी श्रीधर पाठक की, विकल्प सी हरिओद की, या फिर विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त की। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 63 आपके स्क्रीन पर है कि मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही, किसकी पंक्ति है? और आप सबका जवाब बहुत तेज़ी से आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। मानते हैं, मैं मानता हूँ कला को कला के अर्थ ही, है ना। स्वार्थ नहीं तो व्यर्थ लोग मानते हैं, तो मैं मानता हूँ कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं तो व्यर्थ कर देते हैं। तो ऐसे क्यों बनाइएगा कि मैं मानता हूँ कला को कला के अर्थ ही और स्वार्थ नहीं तो उसको व्यर्थ कर देते हैं। तो मैं फार मैथिली शरण गुप्त, ध्यान में रखिएगा, मैं मानता हूँ कला को कला के अर्थ ही, तो मैं फार मैथिली शरण गुप्त, ऐसे क्लू बनाइएगा और इसे आज की इस वीडियो में ही कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि मैकाली के अंग्रेजी खंड काव्य जिसका नाम है होरेसस का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? विकल्प कह रहे कि सत्यनारायण कवि रत्न ने किया, विकल्प बी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किया, विकल्प सी रामनेत्र त्रिपाठी, या फिर विकल्प डी है मैथिली शरण गुप्त। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 64 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और सुंदर सा जवाब अपेक्षित है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पे होरो सस है, सस कहते नहीं सच में सस है, तो सच में सत्य है, सस सत्य है, सच सच है, तो होरे सच सत्य है, होरे सच सत्य है और सत्य का मतलब होता है सत्य ही कवि रत्न होता है। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि मैकाले के अंग्रेजी काव्य खंड का जो अनुवाद है सच है, सच है, सच है ना। तो सत्य है, सत्य में क्या है? रत्न है, कवि का रत्न है ना। तो मैकाले का जो अंग्रेजी का खंड काव्य था होरेसस, वो सच में क्या है? सच में कवि के लिए रत्न है, कवि रत्न, सत्यनारायण कवि रत्न इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि भवभूति के नाटक मालती माधवम और उत्तर रामचरितम का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? विकल्प ए कह रहे हैं कि क्या प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किया होगा, विकल्प बी रामनेत्र त्रिपाठी, विकल्प सी सत्यनारायण कवि रत्न ने, या फिर विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त ने किया होगा।
तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा और फिर प्रश्न संख्या 65 का उत्तर दीजिएगा कि भवभूत के नाटक मालती माधवम और उत्तम रामचरितम का ब्रज भाषा में अनुवाद किस कवि ने किया? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनेत्र त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न या फिर मैथिली चरण गुप्त। बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर बिल्कुल विकल्प कौन, विकल्प सी को लॉक किया जाए, सत्यनारायण कविरत्न इज राइट आंसर, है ना। देखिए उत्तर रामचरितम का और मालती माधवम का, इन नाटकों का सच सच क्या किया? अनुवाद किया, सच सच अनुवाद किया, तो सच फॉर सत्यनारायण कविरत्न इज राइट आंसर, है ना। और मालती माधवम की बात करें, उत्तर रामचरितम, दोनों क्या हैं? बोले सर कवियों के लिए रत्न है, कवियों के लिए रत्न है, इसलिए इसका ब्रज भाषा में अनुवाद हुआ। तो कवियों की रत्न की बात आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सत्यनारायण कविरत्न ने इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। किसका? भवभूत के 2 नाटक मालती माधवम, उत्तर रामचरितम रत्न है, कवि के लिए रत्न है, ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया। ठीक है, और कवि रत्न का मतलब हो गया सत्यनारायण कविरत्न इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न का 66 है कि पोप के ऐसे आन क्रिटिसिज्म में कारोला छंद में अनुवाद किसने किया? पोप के ऐसे, जिसका नाम होता आन क्रिटिसिज्म में कारोला छंद में अनुवाद किसने किया है? विकल्प ए विश्वनाथ ने, विकल्प बी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, विकल्प सी सत्यनारायण कविरत्न ने या फिर विकल्प डी श्रीधर पाठक ने। तो सोच समझ लीजिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 66 का जवाब दीजिएगा, लेकिन सही जवाब दीजिएगा। और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी जगन्नाथ दास रत्नाकर इज राइट आंसर। और किस नाम से किया था? समालोचना दर्श नाम से किया था, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब कैसे दिमाग में इसको बैठाएंगे? तो देखिए बात करते हैं पोप के ऐसे आन क्रिटिसिज्म, है ना। तो पोप का ऐसे कहाँ? बोले सर पोप का जो ऐसे था ना, जो निबंध था, वो पूरा जग में फैल गया, पूरे जग में फैल गया और फिर रत्न बन गया। तो रत्न बनकर क्या हुआ? बोले सर पूरे जग में फैल गया। तो पोप का जो ऐसे था वो रत्न बनकर जग में फैल गया। तो रत्न की बात आते ही रत्नाकर हो जाएगा, रत्न बनकर रत्नाकर, जग में फैला जगन्नाथ दास, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे पोप का ऐसे क्या जग में फैल गया? जगन्नाथ दास रत्नाकर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न का 67 है कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में किसका कथन है कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता है? रत्नाकर यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में किसका कथन है? विकल्प ए रामविलास शर्मा जी का, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर विकल्प डी है नंद दुलारे वाजपेयी का। तो सोच समझ लीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 67 का जवाब दीजिए। प्यारा सा प्रश्न है और इस प्रश्न पर बिल्कुल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। हो सकता है इस प्रश्न का सामना आपसे किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी रूप से बिल्कुल मिल जाए। तो अब आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नंद दुलारे वाजपेयी इज ए राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, सटीक जवाब है कि जो काव्य अनिवार्य नहीं है वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो जो अनिवार्य नहीं है कौन? जो काव्य अनिवार्य नहीं है ना, सारी कलात्मकता किस में होती है? नंद में होती है। तो नंद दुलारे में, है ना। जो अनिवार्य नहीं है, जो काव्य अनिवार्य नहीं है, किसके लिए? बोले सर दुलारे के लिए, दुलारे के लिए जो काव्य अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। देखे होंगे कभी कभी जो नंद होते हैं ना, नंद के लिए कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है, नंद के लिए, है ना। तो नंद के लिए काव्य अनिवार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं अनिवार्य है, कलात्मकता अनिवार्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके बाद भी वो श्रेष्ठ है ना। तो ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा, नंद फॉर नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। ठीक है, यही वो नंद है कौन? जो भाभी की नंद होती है, प्यारी प्यारी नंद, ऐसे क्लू बना लीजिएगा। तो नंद के लिए कुछ भी अनिवार्य नहीं है ना। जोड़ लीजिएगा, आप सबके पास होंगे जो नंद लोग होंगे, थोड़ा सा उनको जोड़ लीजिएगा। और अगर आप खुद नंद होंगे तो अपने ऊपर मत लीजिएगा। इन सभी ट्रिक्स का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही बिल्कुल किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है। बस आसानी से हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए, बस एकमात्र ही उद्देश्य है। और आप सबको बेहद पसंद आ रहा है, तो आप सबके लिए मेरे द्वारा थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न का 67 का विकल्प डी इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 68 है कि ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे माना जाता है। यानी कि ब्रजभाषा का आधुनिक काल में सबसे बड़ा और अंतिम कवि कौन है। विकल्प ए सत्यनारायण कविरत्न, विकल्प बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प सी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही और विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त हैं। तो सोच समझ लीजिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 68 का जवाब दीजिएगा। और प्रश्न संख्या 68 एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबके जवाब के लिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न है बेहतरीन और है आपके स्क्रीन पर, जवाब आपका आना चाहिए। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर ब्रजभाषा का आधुनिक काल का अंतिम जो कवि होगा वो कोई और नहीं होगा, बिल्कुल रत्न है, जग का रत्न है। और जग का रत्न है यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना। बिल्कुल जगत को रत्न करने वाला जगन्नाथ दास रत्नाकर है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो अंतिम कब, जगन्नाथ दास रत्नाकर ध्यान में रखिएगा। तो ब्रजभाषा का आधुनिक काल का सबसे बड़ा कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है कि खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदवादी कवि किसे माना जाता है। तो यहाँ पे जो दिया किसी, तो यहाँ पे कह लीजिएगा कवि किसे माना जाता है ना। तो खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदवादी कवि किसे माना जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि हरिऔध को, विकल्प बी सत्यनारायण कविरत्न को, विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त और विकल्प डी है सिरधर पाठक को। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 69 आपके स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है और इस पर आप बिल्कुल डबल स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सिरधर पाठक इज राइट आंसर। देखिए स्वच्छंद कौन है, तो बोले सर पाठक स्वतंत्र है ना। जो पाठक हैं वो पढ़ने वाले बिल्कुल स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कहीं से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन अपनी तैयारी मजबूत करिए, है ना। तो बिल्कुल पाठक स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। स्वच्छंद कौन, बोले सर पाठक, पाठक फार सिरधर पाठक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है कि गुणवंत हेमंत कविता किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सिरधर पाठक की, विकल्प बी मैथिली गुप्त की, विकल्प सी हरिऔध की या फिर विकल्प डी रामनेत्र त्रिपाठी की। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 70 आपके स्क्रीन पर है कि गुणवंत हेमंत किसकी कविता है। और आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। जो गुणवंत होता है, हेमंत जैसा होता है, सर वो कोई और नहीं बल्कि पाठक। तो गुणवंत पाठक, गुणवंत हेमंत पाठक, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 70 के विकल्प ए को हमेशा के लिए दिमाग में छाप लीजिएगा। प्रश्न संख्या 71 है कि मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति किसने लिखा, है ना। जो मार्क्स की पुत्री थी जिसका नाम था जैनी, जैनी पर जैनी नामक कृति किसने लिखा है। विकल्प ए हरिऔध जी ने लिखा, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, विकल्प सी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही और विकल्प डी है सिरधर पाठक ने। तो बिल्कुल सोच समझ लीजिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 71 का जवाब दीजिए, है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति लिखने वाले जो कवि हैं, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाएंगे। देखिए मार्क्स ये माँ से मार्क्स की पुत्री, जैनी से जैनी पर किसने लिखा, बोला सर मैंने लिखा। मार्क्स की पुत्री जैनी, जैनी पर मैथिली ने, जैनी पर मैथिली, जैनी पर मैथिली ने क्या लिखा, कृति लिखा, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैंने, एक तो दिमाग में आप बना लीजिएगा, मैंने लिखा, जैनी मैंने, और दूसरा जैनी मैथिली, जैनी मैथिली, यानी कि जैनी पर जैनी मैथिली ने लिखा। तो मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 72 है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, पंक्ति किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, विकल्प बी हरिऔध की, विकल्प सी रामनेत्र त्रिपाठी की या फिर विकल्प डी सिरधर पाठक की। तो सोच समझ लीजिएगा, विचार कीजिएगा, फिर प्रश्न संख्या 72 का उत्तर दीजिएगा। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और इस पर बिल्कुल ढेर सारे स्टार लगाइए। ये प्रश्न तो परीक्षा में बिल्कुल छापने वाला प्रश्न है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो बस एक क्लू बनाना है, मैं संदेश नहीं, है ना। तो मैं संदेश नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो मैं फार मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। तो संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने मैं आया। तो जहाँ पे मैं की बात आ जाती है, मैं फार मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर। ठीक है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा।
आई थिंक हिंदी साहित्य के पहले ऐसे कवि हैं जिनके नाम में मैं लगता है, मैं से शुरू होता है, मैथिली, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य में एक ऐसे नाम हैं बिल्कुल जिनके नाम में वृक्ष है, तो राम वृक्ष क्यों नहीं पुरुष। हिंदी साहित्य में एक बिल्कुल आपको ऐसे कवि मिलेंगे, रचनाकार मिलेंगे जिनका नाम तो बिल्कुल स्त्री का है, स्त्री जैसे बाल भी रखते हैं लेकिन पुरुष हैं, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखिए और क्लू की सहायता से इन्हें याद करिएगा। ठीक है ना, तो मैं संदेश नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, मैं इस धरती को स्वर्ग बनाने आया, मैं फॉर मैथिली शरण गुप्त जी, राइट आंसर। प्रश्न का 73 है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हरिऔध की, विकल्प बी श्रीधर पाठक की, विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त या फिर विकल्प डी राम नरेश त्रिपाठी की। तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 73 का जवाब आप दीजिएगा और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो इसे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं फॉर मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 73 का विकल्प सी को आप सही कर लीजिएगा, है ना। ये बिल्कुल आप सबके दिमाग पर बैठ जाना चाहिए कि प्रश्न संख्या 73 का जो सही जवाब है विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। तो वही है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, मैं इसे जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन अबला है, तुम्हारी ये कहानी है, तुम्हारे आंचल में दूध है, आँखों में पानी है, मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ मैं फॉर मैथिली शरण गुप्त, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, मैं जानता हूँ, तो मैं फॉर मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 74 है कि निम्न में से किस कृति को मैथिली शरण गुप्त ने आतुकांत शैली में लिखा है। विकल्प कह रहे हैं कि विकट भट्ट, विकल्प बी मेघनाद वध, विकल्प सी गुरुकुल या फिर विकल्प डी है जैनी। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 74 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मेघनाद वध इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल आप कैसे दिमाग में बैठेंगे, देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो आतुकांत है, देखे होंगे मेघ की जो आवाज़ होती है ना, वो आतुकांत होती है, कोई तुक लय उसमें नहीं होता है और मेघ आवाज़ करता रहता है। तो मेघ की नाद आतुकांत, मेघ की जो नाद है, नाद माने ध्वनि है, आवाज़ है, वो आतुकांत है, ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बारिश हो रही है, तो बारिश का आनंद लीजिए। आपको आवाज़ भी हो सकता है थोड़ा बहुत सुनाई दे रही हो, तो बिल्कुल अच्छा सा सुहाना सा मौसम है, आपको सुहानी से तैयारी भी करनी है। प्रश्न संख्या 75 है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा था। विकल्प ये कह रहे हैं कि मधुर स्वप्न, विकल्प बी हृदय तरंग, विकल्प सी है हृदय का मधुभार और विकल्प डी है प्रकृति का मधुहार। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 75 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हृदय का मधुभार इज राइट आंसर, है ना। जो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का काव्य संग्रह है वो हृदय का मधुभार शीर्षक से इन्होंने लिखा था, ये ध्यान में रखिएगा। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो हृदय में कौन, बोले हृदय में तो रामचंद्र हैं, हृदय में रामचंद्र, हृदय का मधुभार रामचंद्र, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी के लिए और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी के लिए आप जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचें परखें, मजबूत करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।